नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और न्यूज 18 पर आज मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत जी। कंगना रनौत जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपकी फिल्म आ रही है भारत भाग्य विधाता, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और देश आज एक नया कीर्तिमान देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री, निर्वाचित बतौर प्रधानमंत्री, एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहे हैं। एक गरीब परिवार से आकर, एक सामान्य परिवार से आकर इस मुकाम तक पहुंचना कितनी बड़ी बात है। अब मैं कहूँगी कि इसका सारा जो श्रेय है वो इसका सारा श्रेय जो है जनता जनार्दन को जाता है। और आज हम देखते हैं पूरे विश्व में, तो हमें इस बात का भी एहसास होता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होना भी कितनी बड़ी जो है देश के लिए एक सौभाग्य की बात है। और प्रधानमंत्री जी जब 2014 में, खैर गुजरात में तो वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जी। लेकिन जब वो 2014 में चुन के आए थे तो आप लेट्स नॉट प्रिटेंड कि वी डिड नॉट नो कि ही इज़ नॉट समबडी ऑर्डिनरी। सबको कुछ पता था कि ये जो है कुछ ऐतिहासिक हुआ है। और ये जो व्यक्ति विशेष है, ऐसा नहीं है, बहुत महान नेता हुए हैं और शायद होंगे, लेकिन ये जन जन कहीं ना कहीं जानते थे कि इस देश का उद्धार अगर कोई करेगा तो ये पर्सन आ गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए, क्या आपका फर्स्ट थॉट क्या था व्हेन यू सॉ हिम? जब आपने उनकी शपथ को देखा, जब उन्होंने बोला मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैंने तो बतौर प्रधानमंत्री, मतलब, और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ किसी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को फुल मेजोरिटी मिली हो। 30-35 साल बाद ऐसा हुआ था। देखिए हमेशा मैं वही कह रही हूँ कि जो उस वक्त देश का माहौल था, हम लोग जैसे अपने आप को उस वक्त नॉन पॉलिटिकल लोग कह सकते थे, फिल्मों में ही डूबे रहते थे और सारा दिन, और खासकर गवर्नमेंट से तो एक तरह का, अगर आप उस वक्त की फिल्में देखें, चाहे वो आज जो लोग सरकार को गालियां देते हैं, अनुराग कश्यप हो गई, इस तरह की जो भी फिल्में, तो वो इंडिया में क्राइम और करप्शन पे ही फिल्में बनाते थे कि एक लड़की का रेप होता है, पुलिस के पास जाती है, पुलिस रेप करती है। यूपी बिहार, ये सारी फिल्में एक ही उस पे बनती थी कि क्या व्यवस्था है और क्या गुंडा राज है और क्या सरकार जो है करप्ट। और हमारे सरकारों का नाम जो है पूरे विश्व में करप्ट सरकार में नंबर 1 या 2 पे रहता था। तो हम लोग सरकार से जो है कहीं ना कहीं मन ऊब चुका था और किसी भी तरीके से हम जो है सोचते थे कि कोई उम्मीद नहीं रखी थी सरकार से। लेकिन जब 2014 का ऐसा माहौल था, हमारे घर से मुझे खुद फोन आके जो है, शायद माता पिता कभी भी इससे पहले किसी नेता की बात ना किए हों, तो मेरे भाई, वो मुझसे छोटा है अक्षत, मोदी मोदी जीत गया, मोदी जीत गया, ऐसे घर में तो नेचुरली ऐसे बात करते हैं। एक फिनोमिना तो था, मैंने पूछा कि क्या हुआ अगर जीत गए? अरे तुमको पता नहीं है वो कौन है? वो जो है ऐतिहासिक पुरुष है, उन्होंने जो है वो कहीं हिमालय पे रहे, उन्होंने गुजरात मॉडल को ऐसे किया, ऐसा जैसे कि लेजेंड होते हैं ना। तो देखिए कितना मजाक उड़ाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस के कई नेताओं ने बोला कि तू जाकर चाय बेच, तू ये चाय तो बेच सकते हैं हमारे यहाँ दफ्तर में आकर, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनको नीच तक कहा गया। बहुत, मतलब, बहुत खराब शब्द प्रधानमंत्री के लिए बोले गए जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी बने थे। क्या आज आपको लगता है जब वो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है? और क्या आप इस पर क्या कहना चाहती हैं आप, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया नरेंद्र मोदी का उस समय? नहीं, जो लोग मजाक, एक जो नजरिया था देश का, आज हमारी फिल्म जो है भारत भाग्य विधाता भी यही बात को कहती है कि आप किसी इंसान को छोटा या बड़ी दृष्टि से देख सकते हो, लेकिन जो काम है, उस इंसान का जो काम है वो उसके लिए बोलता है। तो प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं तो आप देखिए आज हम लोगों का जो फिल्मी हीरो है वो भी किस तरह से बदला है। वो टियर 2 टियर 3 से बिलोंग करता है। इससे पहले जो है ये सब स्विट्जरलैंड में ही शूटिंग होता था। तो इस तरह से पूरे देश का जो है देखने के लिए नजरिया बदला है। हम जैसे लोग, आप मानेंगे, मेरा भी सक्सेस 2014 में मुझे मिला। पहली जो मेरी फिल्म, मुझे एक्सेप्ट किया गया एज अ गर्ल नेक्स्ट डोर। नहीं तो वही आइटम नंबर, वही हवा में बाल उड़ना, वही एक छोटे 4 मिनट के रोल। तो 2014 में एक, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आने के साथ लोगों में अपने सोचने का ढंग बदला, आपको लगता है? भारतीयता को लेकर जो है एक इंडियन एक्सेप्टेंस आई कि हम जो हैं, हमें कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है, हम जो हैं, हमें उस पे जो है काम करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये जो अ,
एक आत्मनिर्भरता के साथ आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का जो भाव है, ये प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं। जी, आपने अपनी फ़िल्म की बात करी भारत भाग्य विधाता। बहुत ही सुंदर नाम है भारत भाग्य विधाता और इस फ़िल्म के अंदर 26/11 का ज़िक्र है, पूरी तरह से 26/11 पे आधारित है। किस तरह से और आपकी इस फ़िल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग मैंने भी देखी और उसमें आखिरी में जो आप एक बहुत ही शानदार स्पीच देती हैं और वर्दी की जो आप बात करती हैं, क्या आपको लगता है वाक़ई जिस तरह से कंपनी बाग बन गया था 26/11 में मुंबई किस तरह से आतंकी आए और ढेरों भारतीयों को, निर्दोष भारतीयों को मार के चले गए, वो मतलब इतना दर्दनाक हादसा इतिहास में कभी नहीं देखा भारत ने। आपने फ़िल्म देखी, आपने मुझे आते ही कहा कि आपकी फ़िल्म बहुत अच्छी है, तो अभी आप बताइए ये दर्शकों फ़िल्म को। वाक़ई अच्छी है। मैंने उसका मैंने कहा आपको फ़िल्म बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे बनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक मैंने कोई नहीं देखी जो फ़िल्म नर्सेस पे बनी हो और भारतीयता की फीलिंग क्या होती है उस फ़िल्म में दिखाया गया है। जी, धन्यवाद सर। नहीं, हाँ, आपने जैसे बोला कि देश का क्या माहौल था उस वक़्त, इस फ़िल्म से हमें देखने को मिलता है कि टेररिस्ट यूज्ड टू जस्ट वॉक इन एंड गो इंटू 5 स्टार्स, जब इंटू हॉस्पिटल्स, इंटू नर्सिंग होम्स, और उसके उपरांत जो है, जो वहाँ पे लोग काम कर उनको मुँह बंद रखने के लिए कहा जाता था कि ये मैटर को है, ज़्यादा अब मत उछालो, अपना मुँह बंद करो और चुप बैठो। इस तरह से देश का माहौल था। और कितने दिनों तक तो कांग्रेस की सरकार और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी जो है, वो टेररिस्टों का कलावा और वो देखकर जो है ये बताते रहे कि ये जो है आरएसएस के लोग थे। इस तरह से इन लोगों ने कितनी साजिशें की देश के खिलाफ और देश के भारतीयों के खिलाफ कि भारतीय ही भारत पे अटैक कर रहे हैं। ये तो लकीली जैसा देखा हमारे लोगों ने पहचाना, उसके लिए प्रेशर। 8 में अटैक हुआ, 2012 में फांसी लग रही है। आप समझ रहे हैं? और उस पे भी कि सारे तो मुकर गए और वो बताते हैं कि भाई हमारे को कोई संरक्षण ही नहीं है। ये भी एक बात थी उस वक़्त कि आप 26/11 में आप खुद मुंबई में होंगी, क्या मतलब जब वो अटैक हुआ उसके बाद माहौल क्या था वहाँ पर? क्योंकि उसके बाद सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने रिस्पॉन्ड ही नहीं करा था। एक मुझे याद है, एक 2 टाइप में हॉल मैंने खुद अपने आप विटनेस किए हैं। एक तो 26/11 का, क्योंकि मैंने देखा है लोग सड़कों पे कैंडल मार्च हुए थे। मैं भी उस टाइम मेरी फैशन फ़िल्म आई थी, काफ़ी मेरे उन पर मैं भी निकल गई थी कैंडल मार्च करने के लिए। इतना आक्रोश लोगों में भरा था। और दूसरा मैंने देखा जब मैं दिल्ली में ही शूट कर रही थी, निर्भया जब हुआ था, उस टाइम भी लोग इतना आक्रोश था कि मैं बता नहीं सकती आपको। बंदा-बंदा जो है एक कि सरकार जी। को अगर कुछ थोड़ा और डिले हुआ होता ना, तो मैं तो कह रही हूँ कि सच में इन्होंने घुस जाना था नेताओं के घर में। एक आधी कोई चीज़ होने का कुछ रह गया था। तो ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखे कि जब जनसाधारण ने, कहते हैं ना कि भारतीयों में बहुत क्षमता है, सहने की क्षमता, वो बिल्कुल टूट गई थी उनकी। ये मैंने माहौल मुंबई में खुद देखा है। जी। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत भाग्य विधाता आपने फ़िल्म का नाम रखा, क्यों रखा? क्या कारण है इसके पीछे? बहुत ही अच्छा नाम है पर क्यों रखा ये नाम? कारण ये देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ना, उनके व्यक्तित्व की झलक मिलती है, जो उनकी सोच है, कितनी संवेदनशील उनकी सोच है। कि जैसे हम कहते हैं स्पेशली एबल्ड, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं, दिव्यांगजन, है ना? विधवा, विधवा को आप देखिए, लोग अभी भी गाँव में कि विधवा सुबह-सुबह दिख जाए तो दिन खराब, इस तरह से जो है उनके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इनका नाम कल्याणी योजना। इस तरह से जो अपने हथकरघा होते हैं, जिनको हम मज़दूर या कहते हैं, नहीं, विश्वकर्मा। तो उनकी सोच देखिए आप, ये जो उनकी सोच है, इसी सोच से तो मैं आज कहती हूँ कि आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो भारत भाग्य विधाता, ये जो हमारे सैनिटाइजेशन वर्कर होते हैं, नर्सेज होती है, मेडिकल स्टाफ होते हैं, जल विभाग, रेल विभाग में काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2025 को जो है लेबर डे पे इन्हें नाम दिया भारत भाग्य विधाता। वो बात जो है, मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे उस बात का हुआ कि यार, एक ठीक है, आप योजनाएँ करते, ठीक है, लेकिन उनको अपलिफ्ट, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कौन सोच रहा है? प्रधानमंत्री जी इतनी गहराई में कोई चीज़ सोचते हैं, तो मुझे लगा कि अगर हमें ये टाइटल मिल जाए इस फ़िल्म के लिए, तो ये भारत भाग्य विधाताओं की हमारे देश की फ़िल्म है। जी। मैं फिर आता हूँ प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड पर क्योंकि नेहरू जी के रिकॉर्ड को बीट करा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उतना पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं नेहरू जी की लीगेसी तो बहुत बड़ी है, नरेंद्र मोदी की लीगेसी कुछ है ही नहीं। उनकी लीगेसी में सिर्फ़ और सिर्फ़ महँगाई है और हेट्रेड है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या जवाब देना चाहती हैं आप नेता की अगर टोपी डालें तो?
देखिए मेरे पास तो मैं तो इस पे हँसूँगी और नेहरू जी उस वक़्त का जो लेट अस बी ऑनेस्ट यू नो एंड फेयर, उस वक़्त का ये रिकॉर्ड होना, क्योंकि कोई ऑपोज़िशन तो थी नहीं। जी। वो अपने आप में ही चला पड़ा था वो रिकॉर्ड, खुद ही बन गए, खुद ही इलेक्शन किया, खुद ही जीत गए, खुद ही बन गए। वो रिकॉर्ड से ये रिकॉर्ड का कुछ कंपैरिज़न है आपके लिए ही तुलना ही नहीं नहीं है। है। नहीं, है ही नहीं, तुलना है ही नहीं। ना नेहरू जी की और मोदी जी की कोई तुलना है, ना उस रिकॉर्ड की ही कोई तुलना है। वो एक शहंशाह के बेटे जिन्होंने अपना घर कांग्रेस को दिया था, अध्यक्ष थे जो पहले, मोतीलाल नेहरू, उनका ही जो घर था उसमें कांग्रेस पार्टी जन्मी थी। उनके बेटे को एज ऑब्लिगेशन वो ताज मिला, फिर कोई ऑपोजिशन नहीं, को खैर वो बहुत डिटेल सबको पता है। पर कमिंग टू व्हाट वी आर वेयर वी आर टुडे, मैं बड़ा अच्छा एक रील देख रही थी, कहीं आ रही थी कि भाई अगर आप 2014 में सोए हों और 2026 में उठें, तो आप यकीन करेंगे कि इस देश में जो है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कश्मीर से जो है आर्टिकल 370 हो, हटा हो, चाहे या वहाँ पे चिनाब का सबसे बड़ा बड़ा ब्रिज ब्रिज बना जो हो। एयरपोर्ट्स हैं 68 से लेकर 140 150 तक चले गए हैं। हमारी जो चाहे बंगाल में हमारी सरकार, तो ये इतनी सारी जब आप चीज़ें देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ का जो है कायाकल्प हुई है, आप यकीन करेंगे कि आप उसी भारत में हैं। तो खैर ये जो मेरा तो ये मानना है कि ये प्रधानमंत्री जी के लिए शुरुआत है। ऐसे युग अच्छा, अभी पुरुष, कह रही हैं अब शुरुआत है। हाँ, अब देखिए राहुल जी तो कह रहे हैं कि 1 साल बाद मोदी जी रिज़ाइन कर देंगे, छोड़ के चले जाएँगे, भाग जाएँगे मोदी जी, देखना क्या कुछ होगा। ऐसे ऐसे युग पुरुष, देखिए लेट्स नॉट प्रिटेंड कि ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन और ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन। ही इज एक मैं कहूँगी कि इस देश की जो अंतरात्मा है, उसकी जो पुकार है, उसका वो आंसर है। तो पूरी तरह से टेलर मेड वो किस तरह, क्यों, कैसे इस जॉब के लिए हैं और कैसे उनका बस एकमात्र वन फोकस उनको जिंदगी में क्या, इस तरह से एक अकल्पनीय है, ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं। तो उस तरह से वो हमें एक, मैं तो कहूँगी एक तरह से वरदान है हमारे देश के लिए। तो ये तो उनके लिए शुरुआत है। और वैसे अभी आपने बोला मोदी जी वरदान है, सब आपके पीछे पड़ जाएँगे ये लोग। नहीं, देखिए वो सब, देखिए क्या होता है ना कि अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि क्या सच्चाई अच्छा, है। इस ऑपोजिशन के एमपीज़ आपको मिलते हैं, बोलते हैं मोदी जी मतलब अच्छी बात। ऑपोजिशन के एमपी, आप खुद अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सब के सब उठ के आ रहे हैं, ऑपोजिशन के एमपी जो सबसे ज्यादा गालियां देते थे, जो सबसे ज्यादा बोलते थे, तो वो हम लेट्स नॉट गो बाय दैट, क्योंकि पर राहुल जी को क्यों लग रहा है कि मोदी जी 1 साल बाद सब कुछ छोड़ देंगे, मतलब वो हट जाएँगे, उनको जाना पड़ेगा, मतलब उन्होंने मतलब घोषणा करी है बाकायदा, मतलब कि मोदी जी को रिज़ाइन करना पड़ेगा, ऐसे हालात होंगे। राहुल जी तो कई तरह की घोषणाएं करते हैं। उन्होंने तो अपने खुद के देश को कहा था कि इसकी इकोनॉमी डेड है, खत्म है, फिनिश्ड है। तो अभी देखिए हमारी क्या रेट है ग्रोथ का। तो राहुल जी को जो है अब शायद इतना लोग लाइटली लेने लग गए हैं कि उनकी किसी भी बात का देश देश पर को, कांग्रेस तो उन्हें सीरियसली लेती है। कांग्रेस तो सीरियस लेती भी नहीं, लेना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का नामो निशान खत्म होता जा रहा है पूरे देश में, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि वो उसको सीरियसली लेते लेते ही, राहुल जी को सीरियसली लेते ही उनका जो है पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश में। लेकिन आपने भी राहुल गांधी के लिए टपोरी और मवाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बहुत गुस्सा हो गई कांग्रेस पार्टी, कहती है कि राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता को इस तरह की शब्दावली से बुलाया जा रहा है। इतने बड़े नेता, इत, वो कह रहे हैं इतने एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी। इतने ये, मैं ये नहीं मानती कि आपको जो है कोई किसी प्लेटर पर बैठे बिठाए जो है एक शहंशाहों का ताज मिल जाए, चाहे वो फिर एक्टर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो। आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर आप में टैलेंट है, हम आपके सामने नतमस्तक है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप कोई नेपो किड हो, जस्ट बिकॉज आपको मम्मी पापा ने सब कुछ दे दिया है, यू नो आई हैव नेवर कम टू दैट। वो चाहे कोई भी हो, हमेशा मैंने कहा है कि भाई नहीं, इसमें टैलेंट की कमी है, ज़्यादा ही ज़्यादा जो है फ्रिवलस है और नेपोटिस्टिक है। मैंने हमेशा अपना जो है वो पक्ष रखा है। तो सेम बात, मुझे कोई उनसे वो नहीं है कि मैं उन जस्ट बिकॉज वो राजीव गांधी के बेटे हैं तो मैं उनसे इम्प्रेस हो जाऊं। क्यों इम्प्रेस हो जाऊं मैं, उन्होंने क्या किया है? एक अच्छी सी तो स्पीच दे नहीं पाते हैं वो। जब से राहुल गांधी ने जो है
ये कांग्रेस पार्टी को जो भी क्या क्या उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ही इज़ एन एम्बैरेसमेंट। कभी देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो चाँद पर आलू उगा लें, चाहे वो बाहर जाएँ, अमेरिका जैसे देशों में जाएँ, कहें हमारी डेमोक्रेसी में जो है आके आप दखल-अंदाज़ी करके वहाँ पे कुछ करिए। इस तरह की वो शर्मसार कर देने वाली बातें करते हैं। देश प्रेम तो उन्होंने, मुझे कभी नहीं लगा कि उन्होंने किसी तरीके से अपने किसी एक्शन से दिखाया हो, जताया हो कि वो भारत के प्रति क्या भावना रखते हैं, कभी नहीं लगा। ये ज़रूर लगता है कि सत्ता को हड़पना चाहते हैं वो। सत्ता को किसी ना किसी तरीके से वो अपने वश में करना चाहते हैं। इसीलिए जभी भी इलेक्शन कुछ होता है, बाहर जाके वो अपने बाहर की जो शक्तियाँ हैं, जो देश को तोड़ना जैसे चाहती शब्द हैं। यूज करते हैं राहुल गांधी, ये मोदी आएगा तुम्हारे सामने रोएगा, और 2020 में उन्होंने बोला कि मोदी जी को देखना आप थोड़े दिनों में बाहर निकलेंगे तो देश का युवा डंडे मारेगा। उसके बाद चुनाव हुए, कांग्रेस की हार ही हो गई। क्यों आपको लगता है वो, मतलब नरेंद्र मोदी की तरफ ये भावना क्यों है राहुल गांधी की? नहीं, क्या देखिए कारण दिखाई देता है आपको? देखिए, वो उनका जो है एक राजा बेटा टाइप उनका एटीट्यूड है, जो जो मुझे पता है इस तरह के जो एटीट्यूड आपको होते लगता हैं। है ऐसा एटीट्यूड है? हाँ, मुझे लगता है कि उनको जो है तहज़ीब नहीं है बिल्कुल भी, उनको कुछ आटे चावल के भाव पता नहीं है बाहर। उनको पता नहीं है कि लोग कितना बुरा मानते हैं इन चीज़ों का, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं वो। इस देश की जो हैं वो आज अगर वो कहीं बाहर दौरे पे जाते हैं तो पूरे पूरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की को रिप्रेज़ेंट करते हैं वो। आज अगर उनको किसी भी तरीके से वहाँ पे किसी भी तरीके का अगर सामना करना पड़ा, तो हम लोगों का वो उनका वो पर्सनल नहीं है कोई भी तरीके का जो भी सिचुएशन है, तो हम हमें रिप्रेजेंट वो करते हैं। तो कभी भी उठ के वो जो है उनको चार बातें इस तरह से बोलते हैं, और जबकि खुद तो वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के बैठे हुए हैं, अपनी माता जी की जगह उन्होंने अब ली हुई है। लेकिन खुद को अगर हम कहें, उनकी खुद की शब्दावली को पॉइंट आउट करें, तो उनको कितना दुख होता है। जी, लेकिन आप भी, राहुल गांधी भी बड़े तीखे हमले करती हैं। अभी राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा जब वो उन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था एआई समिट के अंदर, और उन्होंने बोला कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं बब्बर शेर हैं। आपने बोला, मैं कोट कर रहा हूँ, आपने बोला हैज़ ही लॉस्ट हिज माइंड, कि राहुल गांधी अपना माइंड लूज कर गए हैं, उन उन लोगों को बब्बर शेर कह रहे हैं जो कपड़े उतार के घूम रहे थे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे 110 या कुछ इतने ज़्यादा देशों ने जो है वो हिस्सा लिया था, और वहाँ पर जिन लोगों ने जो अपने कपड़े उतार दिए, नंगे हो गए, उन लोगों को कह रहे हैं कि, और ओन कर रहे हैं, या तो वो ये कहें कि नहीं हमें नहीं पता वहाँ कांग्रेस के नाम पे कौन चला गया था। तो आई कैन इमेजिन के उनके नेता उन्होंने को मना कैसे करते? उन्होंने मतलब युवा मोर्चा के, उनकी युवा मोर्चे के अध्यक्ष से बात हुई थी, सब युवा मोर्चा के पदाधिकारी नहीं, थे, लेकिन देश ऑफिस के बेरर्स ने। नहीं तो लेकिन देश के खिलाफ ऐसी साजिश होने के लिए उसको ओन कर रहे हैं वो, कि हाँ मेरे बब्बर शेर वहां गए। तो आपको लगता है कि ही इज इन इज राइट माइंड? अच्छा, एक बताइए, कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी वोट चोरी करवा रही है, अब कह रही है हमारे सांसद भी, विपक्ष के सांसद भी चोरी हो रहे हैं। अब बंगाल में हम देख रहे हैं, दीदी सरकार तो बाहर हो गई, अब उनके 20 सांसद अपना गुट बना रहे हैं। 2 राज्यसभा एमपी ने रिजाइन कर दिया है। अभी तक जब तक मैं आ रहा था, एक सांसद और छोड़ के चला गया। हो क्या रहा है कंगना जी? मतलब ये क्या भारतीय जनता पार्टी करवा रही है या अपने आप हो रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है जो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो सनातन पे बेस्ड है, और जो भूले भटके हैं कभी ना कभी तो वो अपने घर वापस आएंगे, घर वापसी तो होगी। तो हमारी जो नेचुरल अलाइनमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, और जो हमारी जो लीडरशिप है उनकी जो एक अलाइनमेंट है पूरे देश के साथ, तो उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आज या कल ये सब जो हैं भारतीय जनता पार्टी में भगवामय होने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो है हमारा नेतृत्व है, डिसाइसिवनेस ऑफ द लीडरशिप। क्या वो करना चाह रहे हैं, क्या उनका मैसेज है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, क्या उनका फॉरेन पॉलिसी है, ये सब इतना क्रिस्टल क्लियर है कि कोई भी, आज आप जो देख रहे हैं, कोई भी लोग इतना तक कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमें नहीं लेगी अपनी पार्टी में, तो हम निर्दलीय बना के उनको सपोर्ट करेंगे, यहाँ हाँ, तक। अपना गुट बना के सपोर्ट करें। हाँ, अपना तो लेकिन एक आप खुद कैंपेन करने के लिए तो गई थी बंगाल के अंदर, आपको लग रहा था इतना बड़ा विरोध है ममता दीदी का वहां पर कि बीजेपी की इतनी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी? बिल्कुल
ममता बनर्जी, क्योंकि वो भी एक महिला मुख्यमंत्री क्या नहीं है, बहुत ताकतवर नेता रही है, लेकिन वो चुनाव हार जाती हैं अपना खुद का। नहीं तो क्या हुआ, महिला हुई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनको लाइसेंस मिलता है जुल्म करने का, करप्शन आपको करने लगता है बंगाल में जुल्म हुआ? का। क्या बात करें, आप तो पिछली बार ही सरकार बनने वाली थी बंगाल में, 100% पिछली बार बनने वाली थी, लेकिन जितने घुसपैठियों को बुला बुला कर जो है ये क्या कहते हैं, जिनको फिर SIR के करके निकाला गया, उनको कितने लाख, पिछली बार तो मुझे 10% का कुछ गैप था, 60-70 लाख का, उधर 90 लाख से ज्यादा, करोड़ से जी। ज्यादा तो लोग वहां पे फर्जी थे, आए नहीं वो लोग, कहीं भी दिखे ही नहीं, वो भूत जो हैं, अदृश्य लोग वोट कर रहे थे। तो इतनी बड़ी जो वहां पे साजिश हो रही थी, मैं कहूंगी कि भारत की एकता जो है, भारत की अस्मिता जो है, चाहे आपकी कुछ भी आइडियोलॉजी हो, चाहे आप किसी का भी विरोध विरोध करें, लेकिन जब बात भारत पे आती है, और बंगाल के लोग समझ गए थे कि अगर अब की बार चूक गए तो बहुत बुरी इनकी साजिश है। आप देखिए उस बंगाल चुनाव के बाद ही ये सब कॉकरोच ये सब कैसे इकट्ठा हो गए, तो एक वो सब बड़ा लंबा प्लानिंग होता है। कि तो कॉकरोच जनता पार्टी को आपने स्टडी करा थोड़ा, मतलब थोड़ा तो नहीं, बट नेचुरली ये जो टाइमिंग है, सोशल टाइमिंग है उनके ये। तो प्रदर्शन में नहीं लोग पहुंचे। एक तो अगर बंगाल जीत गए होते तो, अगर बंगाल जीत गए होते तो आप सोचिए इनके क्या प्लानिंग्स थे। तो ये सब बंगाल के लोग जो हैं समझ गए हैं, इन लोग को लगता है कि भारतीय समझते नहीं है, भारतीय सब समझते हैं, और सबसे ज्यादा समझते हैं नियत, जी किसकी नियत कैसी है। जी, आपने नियत की बात करी, लेकिन मैं एक आपका बयान सुन रहा था, आपने बोला कि राहुल गांधी का भाषण सुनना सिरदर्द होता है संसद के अंदर, वो ऐसा तो क्यों? है। देखिए, कांग्रेस के लोग तो ताली बजाते हुए नहीं थकते। नहीं तो आपने तो सुना ही होगा उनका भाषण, एक तरह से पिछली बार जो है किसी जादूगर का वो पूरा शो वहां पे डिस्क्राइब कर रहे थे, उनकी खुद की बहन हंस रही थी पीछे, जादूगर का हमने शो आपने देखा। सुना था वो पूरा भाषण? अच्छा लगा आपको? क्या आप सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से, क्या क्या सुनना नहीं, मैं कह रहा चाहते हूँ आपको लगता है कि मतलब आप कह रही है सिरदर्द हो जाता है उनका भाषण सुन के, मतलब वो इतना खराब भाषण देते हैं। तो जादूगर की उन्होंने कहानी बताई, बचपन में उन्होंने कहानी सुनी होगी तो सुना दी संसद ने। देखिए जादूगर की कहानी नहीं, जो विषय होता है आपको उस पे बात करनी होती है, लेकिन वो हमेशा विषय से भटक जाते हैं, तो उसके करके जो है एक हास्य पात्र बन जाते हैं लोग उनको। चलो ठीक है, जो इंसान हंसाता रहता है उसके लिए प्रति भी एक थोड़ा सा हो जाता है कि बेचारा जब देखो हंसाता रहता है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इस तरह से हैं तो मतलब कि उनको अपोजिशन लीडर बना देंगे। देखिए, अब कांग्रेस आपको क्यों पसंद नहीं करती? आपका एक बयान बताता हूँ, आपने कहा कि महात्मा नहीं गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे, ये राहुल गांधी पूरी तरह से खत्म करेगा। अब बताइए कैसे कांग्रेस आपकी बात को पसंद करेगी? नहीं तो मैं MP कांग्रेस की हूँ कि BJP की, मुझे नहीं, हो तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी नहीं के तो सांसद। मैं मुझे क्यों पसंद होना है कांग्रेस को, मुझे क्यों पसंद होना है? नहीं, हम उनमें से नहीं है जो जिसको आप कभी कहीं और देखेंगे, हम तो भारतीय आपने ये जनता बयान पार्टी क्यों के दिया? ही हैं। पर ये बयान आपने क्यों दिया, महात्मा गांधी खत्म करना चाहते थे, राहुल गांधी खत्म ही कर देंगे, ऐसा क्यों बोला आपने? नहीं, कुछ कुछ ये जो बयान है मेरे, मैं देखती हूँ ये मेरे दिए हुए नहीं है, जो मेरे दिए हुए बयान है आई ऑलवेज स्टैंड बाय देम। ये आपने नहीं बोला कि महात्मा गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे? It is a known fact. It is a known fact that हिस्ट्री में है कि Mahatma Gandhi wanted to dissolve Congress पोस्ट इंडिपेंडेंस because कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ी लेगेसी लेके आ रही थी इंडिपेंडेंस की, और उनको लगता था कि अब जो है जब हम पॉलिटिक्स में ट्रांजिशन हो रही है तो उसको डिसॉल्व करना चाहिए। लेकिन उस वक्त इस तरह के अब हरकतें की गई कि सारा जो है स्वतंत्रता संग्राम का जो है वो क्रेडिट जो है फिर एक पार्टी ले जाएगी, फिर पॉलिटिक्स का कोई मतलब, और वही हुआ आगे निर्दलीय फिर इलेक्शंस होने लगे, उसका मतलब पॉलिटिक्स का मतलब ही नहीं रह गया कोई इस देश में। जी जिसको वो करते करते फिर उसके बाद इतने ज्यादा जिसे आप कह लीजिए सिंपैथी हो गई, चाहे असैसिनेशंस हो चाहे कुछ हो, और फिर राइडिंग ऑन दैट इंडिपेंडेंस वेव, वही फिर चलता रहा कहीं ना कहीं। फॉरेन फोर्सेस केप्ट रूलिंग इन दिस कंट्री। चलिए, अब थोड़ी फिल्मों की बात करते हैं। एक्टिंग में तो आपको स्क्रिप्ट आप चुनती होंगी, लेकिन राजनीति में स्क्रिप्ट कौन तय करता है? पार्टी? नहीं, हमें एक्चुअली आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हमें जो है अपने स्पीचेस खुद लिखने होते हैं, और हमें बस विषय दिया जाता है और उसमें मटेरियल हमारे जो PAs वगैरह हैं वो इकट्ठा करते हैं, और हमें खुद अपनी स्पीचेस लिखनी होती है। जी, खुद ही स्पीच लिखनी होती है, जो आपको मन करता है वो बोलती है। अच्छा, मतलब राजनीति में आकर जो दिल की बात होती है वो पूरी तरह से आप कह पाती हैं, या आपको लगता है कि दबाव रहता है थोड़ा? नहीं, दबाव नहीं रहता, लेकिन एक लिमिटेशंस रहती हैं।
जैसे आपको जो विषय है उसी पे ही बोलना है। जब आप अपने मन से बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, जिसके लिए आपका भाव होता है, उससे बोलते हैं। जैसे मुझे अचानक से मैं पार्लियामेंट से निकल रही थी और अर्जुन मेघवाल जी और किरण रिजिजू जी आए और वो कहते अच्छा वो उस पे बोलो, दिवालियापन पे बोलो जाके, वो जो इसका तो मैंने कहा ओ लाइक इस सब्जेक्ट पे कभी किसी तरह जी की जी कोई जी रुचि जी रही नहीं। तो फिर मैं फटाफट लाइब्रेरी भागी, फिर वहाँ पे मैंने कुछ उस पे मटेरियल इकट्ठा किया। तो एक इस तरह से एक होता है कि आपका एक पूरा दायरा होता है, उस दायरे में ही जी। बोलना होता है। एक्टर रणवीर सिंह को बैन करने की एक बात कही, बाद में वो फिर मामला सॉर्ट आउट हो गया। रणवीर सिंह अचानक टारगेट पे क्यों आ गए हैं, एक्टर रणवीर सिंह? आप उनसे पूछिए, मुझे आपने आज से कि आपको तो खुद बहुत टारगेट किया गया ना, तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो इंडस्ट्री जो है ये बिट ऑफ यू नो कह लीजिए थोड़ा इनमें है, पाकिस्तान प्रेम है। तो अ, अक्सर अधिकतर फिल्में तो हमें पाकिस्तान प्रेम ही सिखाती हैं ना, और आज तक सिखाती आई हैं। नहीं, अभी उनकी रणवीर सिंह की तो धुरंधर 1 और 2 आई हाँ, थी। मैं वही कह रही हूँ कि जब एक ऐसी फिल्म आती है जो हमें पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाती है, तो इनको फिर दर्द होता है कि हम तो फिर हमने जो आज तक किया उसका क्या वैल्यू। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप बड़े-बड़े एक्टर्स को मना कर देती हैं, मैं उनके साथ आप काम नहीं करेंगी, तो कई बार आपको लगता नहीं है कि आपका बॉलीवुड में भविष्य कैसा रहेगा? हालाँकि अच्छा ही चल रहा है वैसे तो। हाँ, नहीं ठीक है। कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छे-अच्छे एक्टर्स के साथ, बड़े-बड़े डायरेक्टर सलमान खान को मना कर देती हैं आप। जी, बड़े-बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मन भी होता है। लेकिन फिर आप देखिए एक बार इरफान साहब थे, तो मुझे कहने लगे कि 2-3 स्क्रिप्टें उन्होंने भेजी, तो मैंने उनको कहा कि सर कुछ ठीक मज़ा नहीं आया सब करके। मैंने कहा मैं आपको स्क्रिप्ट पे भेजूँगी क्या? तो मुझे कहते लगता नहीं अब हम दोनों काम कर पाएँगे। मैंने कहा क्यों सर? कहते क्योंकि उस टाइम में काफ़ी सक्सेस हो गई थी। कहते अब एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहेंगी? तो बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात कही। तो सलमान खान जी और मैं भी अगर हम दोनों एक मैन में 2 तलवारें कैसे रहेगी बताइए? जी, तो लेकिन फिर भी कभी-कभार देखिए, आप बॉलीवुड के बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स हैं और आपने एक अपना मुकाम बनाया है। तो कई बार आपको लगता नहीं है कि आपको आपका ड्यू मिलना चाहिए? जैसे राजनीति में हम कहते हैं कि मोदी को मोदी का ड्यू मिलना चाहिए। वैसे आपको नहीं लगता कि आपने फ़िल्मों में एक अलग अपना मुकाम बनाया है, तो आपको आपका ड्यू मिल रहा है? डू यू एग्री टू इट? डू यू डिसएग्री टू इट? ठीक है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा ड्यू जो है मिलना चाहिए या मिलता नहीं है। हर हर एक इंसान को जो है आई थिंक ऐसा फ़ील होता है अपने बारे में कि मुझे मेरा ड्यू नहीं मिलता है। सभी लोग ऐसा फ़ील कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब जो मिलना होता है तभी वो मिलता है। आप भी पंगे बहुत लेती हैं, मतलब पंगा मतलब इन द सेंस आप भी मतलब कुछ ना कुछ बयान दे देती हैं और सामने वाले को फिर वो भी रिएक्ट करता है। तो क्या आपको लगता नहीं कि कभी-कभार आपको लगता है यार ये नहीं बोलना चाहिए था, ये पंगा नहीं लेना चाहिए था? ये पंगा लेने में ही आपको मज़ा आता है? ये मज़े की बात नहीं है। देखिए अमीश जी, अगर आप मुझसे यहाँ बैठकर कुछ पूछ रहे हैं, कुछ मेरे जी, दिल की ज़हन की बात पूछ रहे हैं, तो नेचुरली मैं एक महिला हूँ, एक छोटे गाँव से आई हूँ, संघर्ष करते आई हूँ। मेरे जो विचार होंगे वो मेरे एक्सपीरियंस से जो हैं वो भरे हुए होंगे। तो मैं अपने दिल की बात ना कह के आपको क्या क्या बोलूँ? यही मेरा हमेशा अ, वो कश्मकश रहता है कि क्या अगर मैं जो मैं सोचती हूँ वो ना बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ? कुछ कुछ बनाऊँ, एक अलग बात बनाऊँ? तो उस बात का फिर आधार क्या होगा अगर मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जीवन, मेरा सोच नहीं होगी? क्योंकि आप भी उस पे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, उसको तो मैं डिफेंड ही नहीं कर पाऊँगी। तो मैं एक बहुत ही साधारण रास्ता अपनाती हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एटलीस्ट जो मैं कहती हूँ उसको मैं डिफेंड तो कर पाती हूँ कि मैंने ऐसी सोच क्यों रखी। लेकिन अगर मैं कुछ उल्टा-पुल्टा बनाऊँगी फिर मैं वो जो है उस पे उसको कैसे मैं आगे तक वो कर पाऊँगी? क्या तो हम आने वाले भविष्य में कोई ऐसी फ़िल्म देखेंगे, करण जौहर प्रेज़ेंट्स कंगना रनौत की कोई फ़िल्म को करण जौहर प्रेज़ेंट करें या वो बनाएँ? ऐसा हो सकता है? इट इज़ पॉसिबल? ऐसा नहीं होता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ काम करना चाहते हैं। मुझे कोई करण जौहर जी में कोई किसी तरह का ऐसे किसी व्यक्ति विशेष में रुचि नहीं है कि मुझे उसका कोई स्क्रिप्ट हो, कोई किसी तरह की एक कोलैबोरेशन हो, उसकी बात अलग होती है। तो मैंने कभी क्या सोचा था कि ये जो डायरेक्टर हैं इनके साथ मुझे काम करना नहीं, वो कोलैबोरेशन होनी चाहिए ऐसी। लेकिन आप भी जैसे आपने इमरजेंसी बनाई है, भारत भाग्य विधाता बनाई, तो इस तरफ की फ़िल्मों की तरफ आपका क्यों झुकाव रहता है ज़्यादा? कारण?
देश में एक रुचि है, देश के प्रति रुचि है, और अभी मैं वैसे क्वीन 2 भी कर रही हूँ। इट्स अ कॉमेडी फिल्म, करती हूँ मैं ऐसा वो इक्के दुक्के तो पर करती पंगा हूँ। भी आपने एक फिल्म करी थी, वो भी पंगा की थी, क्वीन की थी, तनु मनु भी। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की फिल्म करती हूँ, लेकिन अब पॉलिटिक्स में आने के बाद में थोड़ा ज़्यादा भी फ्रिवलिस जो है बनने से मैं थोड़ा वो करती हूँ। बट हैविंग सेड दैट कि आई एम डूइंग अ कॉमेडी फिल्म आल्सो। अच्छा, आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, एक ताकतवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप क्या चाहती हैं इतिहास आपको कैसे याद रखे? इतिहास मुझे कैसे याद रहे? हाँ, कभी जब आने वाले 20 साल के बाद बात हो तो क्या किस आपको एज़ अ पॉलिटिशियन याद करे या एज़ अ एक्ट्रेस याद करे? देखिए, मुझे इस बात की काफ़ी अवेयरनेस है कि इतिहास किसी को भी याद नहीं रखता है, चाहे वो कोई भी हो। कोई एक जयंती, कोई एक दिवस में आपको वो पोस्ट डालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपके एजेंडा से वो अलाइन होते होंगे। जिसका जो एजेंडा होता है, जिस दौर का, उस एजेंडा में अगर आप अलाइन करेंगे तो ठीक है। तो इस तरह के भ्रम पाल लेना कि मुझे जो है इतिहास याद रखेगा या मुझे याद रहा मैं याद रखूँगी, इस तरह का मुझे कोई भ्रम नहीं है। कोई आपको भ्रम नहीं, पर बहुत ही आपने अच्छा जवाब दिया है, मैं आपको कहूँगा कि मुझे पता है कि इतिहास कैसे किसी को याद नहीं रखता। और जैसे कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम विलन और हीरो भी बदलते हैं। एक टाइम पे आप देखिए, इन लोगों ने जिस तरह से करके सावरकर जी को विलन एक तरह क्या बना दिया था। अब जब टाइम टाइड ऑफ टाइम चेंज तो ही इमर्ज्ड एज अ हीरो। तो वो तो समय की धारा है, वो तो बहती रहेगी, और वक्त किसी को भी याद नहीं रखता। मुझे भी याद नहीं रखे तो अच्छा होगा। अ, अगला सवाल मेरा थोड़ा पर्सनल है। देखिए, आपने बोला समय की धाराएँ बहती रहती है, समय की धारा काफ़ी बह गई है। तो कभी-कभार लगता नहीं है कि आपको भी माता-पिता भी बोलते होंगे कि आपको 1 से 2 होना चाहिए। तो क्या मतलब अब या उन्होंने बोलना छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि अब क्या कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का? समय की धारा तो वाकई में बहुत बह गई है। बड़े क्या माता-पिता अब क्या बोलेंगे? 40 साल की उम्र में बेचारे क्या बोलेंगे? उन्होंने तो कब का बोलना छोड़ दिया है। वो तो 10 साल पहले था एक टाइम के, उनको अवॉइड करना पड़ता, तो उधर से आ रहे हैं, उधर मतलब उनके साथ बैठ नहीं सकते थे। अब क्या, अब तो वो अब भी आप आपके ऊपर कुछ मीम बनते हैं, आप देखती हैं कभी-कभार सोशल मीडिया पे बड़े सारे आते हैं। आपके और चिराग पासवान आप लोग मिलते थे, उसके कितने सारे मीम बनने लग गए। तो एनी थॉट्स ऑन दिस? कभी आपको आपने देखा तो होगा ऑब्वियसली, ऐसा अरे तो यार नहीं। प्लीज़, ऐसा नहीं होता। अब जस्ट बिकॉज़ आप एक सिंगल महिला हैं, तो आप किसी कलीग से बात करें, तो वहाँ ही आपके ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी जो है बहुत खुले तरीके से, बहुत मैंने कभी भी छुप-छुप के अपनी ज़िंदगी नहीं जी है, और जब मेरी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम आएगा, तो सबको पता चलेगा। अगर आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रिलेशनशिप मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझसे छूट रही है कि मुझे लगता है कि आई विल मिस आउट ऑन दिस। तो ऐसा अगर कोई मौका आएगा तो ठीक है। जी। रैपिड फायर राउंड है। राहुल गांधी की राजनीति को आप एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? मैं ऑप्शंस देता हूँ। बोल्ड एंड पावरफुल लीडर, दूरदर्शी या जेन ज़ी की नब्ज़ समझने वाला। एक चॉइस करेंगे? राहुल जी के लिए जी, एक इज़ राजा बेटा। राजा बेटा। चलिए, विपक्ष का दावा है कि वो लोकतंत्र बचा रहे हैं, इसलिए इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है। आप क्या कहना चाहती हैं इस पे एक लाइन में, इंडिया अलायंस पे ओवरऑल? आई थिंक जो कहते हैं ना, मिला-जुला घोटाला, वो उसी टाइप से हैं वो सब। सारे एक साथ हो गए हैं कि जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से हाइनर्स, जो ये बब्बर शेर के खिलाफ जैसे एक झुंड ऑफ हाइनर्स इकट्ठा हो जाता है, उस तरह से है वो। जी। कंगना रनौत के लिए नरेंद्र मोदी एक राजनेता हैं, एक गुरु हैं या फिर एक प्रेरणा है? मेरे लिए वो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ अबव आई वुड से, क्योंकि जो एक व्यक्तित्व हैं, उन्होंने एक तरह से मुझे अपनी पार्टी में एक एक हिस्सा बनाया, तो मेरे लिए भाग्य विधाता भी हुए। फिर क्योंकि ये लाइन में जो है मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक गुरु के रूप में भी मैं उन्हें देखती हूँ, और प्रेरणा तो खैर वो है ही। जी, मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि भारत भाग्य विधाता फ़िल्म के बाद कंगना रनौत क्या नया करने के लिए जा रही है, जिसके लिए उनके प्रशंसकों को, उनके दर्शकों को इंतज़ार करना चाहिए? मैंने कहा कि मेरी अगली फ़िल्म जो है वो क्वीन 2 करके, या उसका जो भी नाम है, एक कॉमेडी फ़िल्म है, और आई थिंक लोगों को देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छा उसका रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद कंगना जी, आपने हमें समय दिया
और एक बार फिर ऑल द बेस्ट आपको Thank you. आपकी नई फिल्म के लिए। Thank बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर और अभी आपने देखा कंगना रनौत का इंटरव्यू। और अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक, यानी कुल 4,398 दिन तक पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे, जबकि 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक, यानी कुल 4,399 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। बिना एक दिन छुट्टी लिए 50 वर्ष जिन्होंने बेदाग देश की सेवा की हो, ऐसे व्यक्तित्व का मैं साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं। देश को एक विश्व गुरु और विश्व ताकत के रूप में जो बनाने के मिशन में लगे हैं, उस मिशन में वो कामयाब हों। प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड पर, क्योंकि नेहरू जी के रिकॉर्ड को बीट करा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उतना पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं नेहरू जी की लीगेसी तो बहुत बड़ी है, नरेंद्र मोदी की लीगेसी कुछ है ही नहीं। ये रिकॉर्ड होना, क्योंकि कोई ऑपोजिशन तो थी नहीं, वो अपने आप में ही चला पड़ा था। वो रिकॉर्ड खुद ही बन गए, खुद ही इलेक्शन किया, खुद ही जीत गए, खुद ही बन गए। वो रिकॉर्ड से ये रिकॉर्ड का तुलना है ही नहीं। ना नेहरू जी की और मोदी जी की कोई तुलना है, ना उस रिकॉर्ड की ही कोई तुलना है। लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की रिकॉर्ड तोड़ पारी पर लगातार सवाल उठा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मोदी जी की तुलना नहीं हो सकती। एक वो महानायक जिसने देश को आजाद कराया, आजादी के लिए 12 साल से ज्यादा जेल में रहा, और दूसरी तरफ मोदी जी, आपके 12 साल याद किए जाएंगे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला। लेकिन एक तरफ बीजेपी का दम है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बेदम होता जा रहा है। सीएम कुर्सी गंवाने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में भागम भाग लगातार जारी है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ जुड़ने का ऑफर दे दिया है। इस बीच कांग्रेस के साथ भी खेल पर खेल हो रहा है। पार्टी मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी में थी, लेकिन हलफनामे में कथित तौर पर एक लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने के चलते उनका नामांकन रद्द हो गया। और तो और कांग्रेस ने कोई डमी कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया था। हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी। हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। सर डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा सर एक सीट से? ये एक अलग बात है, इसको आप चूक कह सकते हैं या तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक कहती है कि मोदी ने पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को आज ब्रेक किया है, और दूसरी तरफ विपक्ष किस तरह से बेहाल है ये दिखाई दे रहा है। ये है वो ऐतिहासिक दिन जब नरेंद्र मोदी निर्वाचित प्रधानमंत्री यानी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को ब्रेक कर गए हैं। कांग्रेस मोदी का मजाक उड़ाती रही, कहती रही तू जाकर चाय बेच, और मोदी 4,399 प्लस दिन से प्रधानमंत्री हैं और अभी आगे भी रहेंगे। और ये वो रिकॉर्ड है 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक, 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक प्लस। आइए देखते हैं विपक्ष का हाल क्या है। पहले कांग्रेस का हाल जान लेते हैं। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है।
एक लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने के चलते नामांकन रद्द किया गया है। बीजेपी का आरोप, खुद कांग्रेसियों ने ही आपराधिक मामले की जानकारी को लीक किया और तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार है और कांग्रेस ने ही कांग्रेस का खेल बिगाड़ा, यह बीजेपी का कहना है। कांग्रेस की चुनावी मैनेजमेंट पर सवाल है, डमी कैंडिडेट तक नहीं उतारा, यह बहुत बड़ी त्रुटि है। एक छोटे से चुनाव में भी डमी कैंडिडेट उतारा जाता है कि अगर बाई चांस नामांकन में प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन इतने बड़े राज्यसभा इलेक्शन में डमी कैंडिडेट नहीं उतारा गया, यह बहुत बड़ी चूक है। आइए बढ़ते हैं आगे। टीएमसी लोकसभा में 20 सांसद, लोकसभा में 20 सांसद हुए हैं बागी, राज्यसभा में अब तक 2 सांसदों का इस्तीफा हो चुका है। ममता बनर्जी का बुरा हाल है। बंगाल में टीएमसी के बागी विधायकों की संख्या 65 हो चुकी है और कोई बीजेपी में नहीं जा रहा है, कोई बीजेपी में नहीं जा रहा है। ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल टीएमसी हम हैं जो अभिषेक बनर्जी के चंगुल से बाहर है। आइए, सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को कांग्रेस से जुड़ने का ऑफर दिया है। बोला कि आइए आप पार्टी में उपाध्यक्ष बन जाइए और अभिषेक बनर्जी को हम जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे और राज्यसभा सीट की शर्त ममता बनर्जी ने रख दी है। विपक्षी गठबंधन की अगर हम बात करें तो धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए डीएमके ने कांग्रेस से किनारा किया है। कांग्रेस की लीडरशिप के चलते आपने विपक्षी गठबंधन से दूरी बनाई है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि घर से बाहर तक घिरा विपक्ष मजबूत बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगा, यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में कई दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन कंगना रनौत भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ अनुमा आचार्य हैं, कांग्रेस की नेत्री, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ फराज खिदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की है। आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 40 सेकंड में शुरुआत आपसे कर लेते हैं, लेकिन बड़ी खबर है, पहले मैं बड़ी खबर पर नजर डाल लेता हूं। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि कांग्रेस विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रही है। मजबूत विपक्ष को इंडिया गठबंधन की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन में भी कई खामियां हैं, यह भी कहा है। मैं सीधा सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, 2 चीजें बहुत अहम है। पहला सवाल आपसे मेरा यह है कि नरेंद्र मोदी आज नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि यह रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? नेहरू और मोदी की तुलना ही नहीं है। देखिए, ये बात जो आपकी बिल्कुल सही है, नेहरू जी और मोदी जी की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि नेहरू जी चाय भी चांदी के कप में चांदी के चम्मच से पीते थे और मोदी जी चाय का ग्लास लेकर रेलवे स्टेशन पे दौड़ते थे। नेहरू जी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे, हर गेट के ऊपर एक गाड़ी खड़ी थी, और मोदी जी प्लेटफॉर्म के ऊपर दौड़ते थे। और उसके बाद दोनों कैसे बने? मोदी प्रधानमंत्री, नेहरू जी 3 किश्तों में प्रधानमंत्री बने। पहले 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वेवेल के द्वारा शपथ दिलाकर यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा पाके शपथ प्रधानमंत्री बने। फिर 15 अगस्त 1947 को माउंट बेटन के द्वारा शपथ दिलाकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। फिर 1952 में वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक रूप से इलेक्ट होकर बने। और दूसरा एक और कारण है कि जब नेहरू जी बने कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, जो मार्च में घोषित किया था क्लेमेंट एटली ने, और यह तय हुआ कि अप्रैल 1946 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा, तो उसमें 1 वोट पट्टाभी रमैया को और 1 वोट कृपलानी को, शेष सारे वोट सरदार पटेल को और 0 वोट नेहरू जी को मिले थे। तो वो पार्टी में 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी 13 सितंबर 2013 को शाम 6:30 बजे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब राजनाथ सिंह जी ने जब घोषणा की थी, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों ने एक मत होकर उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया। सारे कार्यकर्ताओं ने हर्ष मनाया और देश की सारी जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया। अरे मानी हुई बात है, कोई तुलना ही नहीं है। और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ, वो तो अलग है। उसके बाद पीओके भी चला गया, अक्साई चिन भी चला गया, मानसरोवर भी चला गया। तो मतलब मैं एक शब्द में कहूं तो नेहरू जी के कार्यकाल की उपलब्धि ये रही कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। वहीं जब मोदी जी बने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, बालाकोट भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, और स्थिति ये होने लगी कि कहीं नेहरू जी ने गुडविल गेस्चर दिखाने में इंडस वैली से लेकर पीओके तक गंवाया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने
अपनी टफ इमेज दिखाई और उसके बाद भारत का सारा स्वरूप बदला। तो मैं एक शब्द में कहूंगा, जवाहरलाल नेहरू जवाहरात के लाल थे और प्रधानमंत्री मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं। तो गुदड़ी के लाल और जवाहरात के लाल में कोई तुलना नहीं हो सकती थी। नेहरू जी को बनी बनाई अंग्रेजों की विरासत से आती हुई कांग्रेस मिली थी, जिसमें उनके वायसरायों से अच्छे संबंध थे, और मोदी जी ने खड़े करके 75 साल के भारतीय जनसंघ और 46 साल के भाजपा के इतिहास में शिखर पे पहुंचाया। और अगर देखा जाए, और मैं एक और बात कहूं, अंतिम समय में नेहरू जी को बहुत बड़ा झटका लगा था, चूंकि चीन ने उनके साथ जिस प्रकार का विश्वासघात किया था। तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने देश के, तब चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी, हमारे पास थी जी। चाइना के पास एयरफोर्स 1949 में आई है, मगर 62 आते आते हमारी स्थिति यह हो गई कि उन नेहरू जी ने कैनेडी को लेटर लिखा, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका हमको अपने बॉम्बर प्लेन दे, अपने टेक्नीशियन दे, अपने रडार दे और अपना कमांड ले। साहब एक प्रकार का सरेंडर कहां पहुंचाया जी। देश को, और मोदी जी ने कहां से कहां पहुंचाया देश को। अब मैं ओके अनुमाचार्य, आप लोग मजाक उड़ाते रहे नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जी ने आज पंडित नेहरू जी का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। क्या आपको लगता नहीं है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लीगेसी है? आपने बोला, कांग्रेस ने बोला तू जाकर चाय बेच, और आज मोदी कहां पहुंच गए? आप सबको नमस्कार। तू जाकर चाय बेच जैसी भाषा हमारी पार्टी नहीं बोलती, लेकिन मैं इसे ज़रूर मानती हूँ कि आप सूरज को दिया दिखाने की हिमाकत कर रहे हैं। पंडित नेहरू से कितनी कुंठा है कि बार बार जैसे पंडित नेहरू ने अपने आप को प्रथम सेवक कहा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधान सेवक कह दिया। और विपक्ष का हाल बुरा हो रहा है, विपक्ष का हाल बेहाल कहकर आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? भाई हम तो कहते हैं, जब मीडिया का बुरा हाल कहते हैं तो हम आपसे सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मीडिया वो कह नहीं पाता जो उसे कहना चाहिए। आज पूरी तरह से वन पार्टी सिस्टम की तरफ देश जा रहा है। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनको मैं अर्धसत्यों का बादशाह मानती हूँ, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनको मैं बता देना चाहती हूँ। वो जानबूझ के मुझे देखकर उन्होंने एयरफोर्स के बारे में बात की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पंडित नेहरू थे तो हमारे पास जो एयरक्राफ्ट थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, उनकी मारक क्षमता भी 16 किलोमीटर की थी, और इसीलिए हम रात में उनका प्रयोग नहीं कर सकते थे। जबरदस्ती आके दूसरे के विषय में टांग अड़ा के जो मालूम नहीं है उसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और आप जिनको गुदड़ी के लाल कह रहे हैं, मैं मानती हूँ जुमला और बवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पिछले इतने सालों में सिर्फ लोगों को सपना बेचा, 15 लाख का सपना, 2 करोड़ रोजगार का सपना, किसानों की आय दुगनी कर देने का सपना, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना, बुलेट ट्रेन का सपना। आपको इतना टोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार आपने मेरे से पहले वाले जो प्रवक्ता थे उनको काफी समय दिया, तो मुझे आप बीच में अड़ंगा मत लगाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हीन भावना और कुंठा से भरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी सूरज, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके सामने दिए की रोशनी के बराबर भी नहीं है। और मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि जिस तरह से भिलाई में, राउरकेला में और जी 2 मिनट हो गए, भिलाई, राउरकेला और जगहों पर जो प्लांट हमारे जर्मनी की तरफ से, सोवियत रशिया की तरफ से, ये जो हमें उस समय सहायता मिली और हमें टाइम लिमिट को मेंटेन करते हैं। 2 मिनट से ऊपर हो गया। आपने बोला हीन भावना और कुंठा से भरे हुए हैं नरेंद्र मोदी। अब हीन भावना और कुंठा जैसे शब्द का आपने इस्तेमाल किया है। अब जवाब जरूर सुधांशु जी इसका, लेकिन आपके नेताओं ने क्या बोला है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के ही नेता थे और कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने बोला था यहां आकर चाय बेच सकते हैं, प्रधानमंत्री तो बनने वाले नहीं है, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, 3 बार बोला था। मैं वाइट प्ले भी कर सकता हूं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, 50 सेकंड, 40 से 50 सेकंड, मेक योर पॉइंट। रिबटल। देखिए, कोई आवश्यकता नहीं थी अनुभा जी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने की, तो अब अर्थ सत्य का पूर्ण सत्य बताता हूं और कान खोल के सुनिए। मौलाना आजाद जो सबसे लंबे कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 42 से 46, उनकी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, जो उनकी मृत्यु के बाद 30 वर्ष के बाद 40 पेज पब्लिश हुए, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू के मन में इतनी कुंठा और ईर्ष्या थी कि वो अपने सामने किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम।
और अगर आपको चाहिए तो कृपलानी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, माई डेज विद गांधी, उसमें उन्होंने लिखा है कि उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ। जब वोट निकाले गए और नेहरू का कोई वोट नहीं था तो नेहरू जी का मुंह लटका हुआ था। फिर गांधी ने मेरी तरफ देखा और मैंने कहा कि मैं अपना विड्रॉ करता हूं और वोट ट्रांसफर करता हूं। देखिए, कोई कैंडिडेचर विड्रॉ करता, वोट ट्रांसफर नहीं होता। फिर मैंने, छोड़िए वो सारी बात। और इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, दुर्गादास की किताब ने कोट किया हुआ है कि गांधी से पूछा गया कि आपने नेहरू को क्यों बनाया, तो गांधी ने हंसते हुए कहा, बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। ओके, तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।